Welcome, friends. Welcome you all to the Learners Exclusive. Here we are with our new series that is Human Physiology. Human Physiology में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब एक तरीके से देखें तो पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी की टोटल स्टडी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी वर्ड फिजियोलॉजी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक होती है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन, मतलब बॉडी में जो भी बाहर के ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में आपको बाहर से देखने को मिलेगा उनकी स्टडी करने को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो भी आप इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल अगर आप हैंड्स, आइज़, नोज़, मतलब आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजिकल रहेगा। लेकिन अगर हम हार्ट, लिवर, लंग्स इनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो एनाटॉमिकल रहेगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट चैप्टर, द डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी के स्टार्टिंग में अल्फोंसो कॉर्टी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जो कि पढ़ लेते हैं एक बार को। इसमें लिखा है कि अल्फोंसो कॉर्टी इज़ अ इटालियन एटोनॉमिस्ट, वॉज बॉर्न इन 1822। कॉर्टी ने अपनी साइंटिफिक करियर जो थी स्टार्ट करा और उनका बेसिकली इंटरेस्ट था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से संबंधित, कार्डियो हार्ट, वैस्कुलर ब्लड, जो भी ये बॉडी में वैस्कुलर हो रहा है घूम रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट, ब्लड, इन सब से संबंधित चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी करी। और बाद में उन्होंने मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम में उनका अटेंशन गया। मतलब ऑडिटरी सिस्टम, सुनने वाला सिस्टम जो होता है, कान वाला सिस्टम, हियरिंग सिस्टम, वहाँ पे उनका अटेंशन गया। 1851 में उन्होंने बेसिकली एक चीज़ दी जिसका नाम उन्होंने दिया द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। मतलब हमारे ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन मिलती है जो कि हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। चैप्टर जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है इसके अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिकली इतना समझ लो उन्होंने हेयरिंग में अपना योगदान दिया, हेयरिंग के स्टडी में अपना योगदान दिया। और वहाँ पर उन्होंने बेसिलार मेम्ब्रेन में बेसिकली कॉक्लिया, एक सब नाम अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे सुन लीजिए कि बेसिलार मेम्ब्रेन, कॉक्लिया स्ट्रक्चर हैं ईयर के अंदर, वहाँ पे हेयर सेल्स मिलते हैं। ये हेयर सेल्स जो हैं बेसिकली हमारे साउंड वेव्स को इम्पल्स में जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जनरेट करता है। ठीक है, तो ये उनका योगदान था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन कि फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। सही बात है। मेजर कंपोनेंट जो फूड में होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, वाइटामिन होता है, मिनरल होते हैं, जो कि हमको जिनमें से बात करें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। लेकिन वाइटामिन और मिनरल जो हैं ये भी मिलते हैं लेकिन ये हमको थोड़े से कम अमाउंट में चाहिए होते हैं बेसिकली एमजीज में। इनका आप सप्लीमेंट जब देखेंगे तो उसमें वाइटामिन और मिनरल में एमजी लिखा होता है आगे, मिलीग्राम, बहुत कम अमाउंट में। और जो खाना हम खाते हैं उससे मिलने वाली एनर्जी को ये बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ करता है। ऑर्गेनिक मटेरियल को ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर में मदद करता है। जो डेली बॉडी में डैमेजेस आते रहते हैं लगातार, आपको पता नहीं लगता ऊपर से, लेकिन इंटरनली बॉडी में काफ़ी सारे डैमेजेस डेली आते हैं। और उन चीज़ों को कवर करता है ये खाने से मिलने वाली एनर्जी, फूड से मिलने वाली एनर्जी इसको कवर करती है। So the water we take in plays an important role in the metabolic process and also prevent the dehydration of the body. जो पानी आप पी रहे हो, वाटर इज अ अमेजिंग सॉल्वेंट। मतलब इसमें आप कुछ भी खोल लो, बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको वाटर के साथ में एफिनिटी रखती हैं। आप केमिस्ट्री में भी कोई चीज़ पढ़ते हो, जब केमिकल इक्वेशन पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, तो आप एक चीज़ आप देखते हो वो आप एक्वस मीडियम में पढ़ते हो। कभी आपने बहुत बहुत कम चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन जो कि आपकी ड्राई फॉर्म में होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस आर विद द एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन के साथ में ही होती है कि पानी की एफिनिटी होती है यार, किसी भी चीज़ को मेटाबोलाइज कर लेता है अपने अंदर साथ में। सो
बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो हेल्प करता है पानी, लेकिन ये साथ ही साथ डिहाइड्रेशन होने से भी बचाता है। बॉडी के अंदर पानी की कमी होने से, पानी पियोगे तो पानी की कमी कहाँ से होगी? कोई ज़्यादा भारी लाइन नहीं थी, लेकिन पढ़ने के लिए लिख दिया एनसीईआरटी में, कोई नहीं। दे हैव ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। मतलब जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, शुगर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। इसको तोड़ दिया हमने सिंपल सब्सटेंसेस में, लाइक हमने तोड़ा इसको ग्लूकोज में, तो इसका सिंपल सब्सटेंसेस हो गया। आप ग्लूकोज से फर्दर आप इसको नहीं तोड़ सकते, अब तो मॉलिक्यूल बनेगा। और ग्लूकोज तोड़ा तो मॉलिक्यूल और एलिमेंट ही बनेंगे, एटम्स बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा और किसी काम की नहीं होंगे। बेसिकली वो चीज़ भी काम की आती है, वैसे काम की नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ का ग्लूकोज बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा उसका भी। टूट करके आपका ये डाइजेशन में नहीं आता, ये आता है आपका रेस्पिरेशन में। फाइनली डाइजेशन का प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का। बात करने के हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट होता है डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड्स। बात करें हम लिपिड्स की, तो लिपिड्स का फैट, फैट का लिपिड बेसिकली, या फैटी एसिड्स बोल सकते हैं हम। सो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स आपको फूड से मिल रहे हैं, उसको एज इट इज़ आप अपनी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। सो तोड़ने का काम करता है कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। So this process of conversion of a complex food into the substance into the simple absorbable form is called digestion, and it is carried out by a digestive system by the mechanical and the biochemical method. अच्छा, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड क्यों बोला यहाँ पर? मैकेनिकल मतलब जिसमें किसी एंजाइम का यूज़ ना हो, बेसिकली मैकेनिक्स, थोड़ा सा फोर्स वोर्स इन सब चीज़ों को मिला करके बोलते हैं मैकेनिक्स में। सो या तो फिजिकली, मैकेनिकल कैसे? जो खाना आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी फूड का एक बाइट लिया और उस फूड के बाइट को आपने अपने मुंह में रखा, मुंह में रखने के बाद में आपको अब अपने दांतों से आपने उसको चबाया, फूड्स के पार्टिकल उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया, तो एक तरीके से ये भी तो डाइजेशन ही हुआ। आपने फूड को कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसको सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरीके से डाइजेशन तो हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट विद माउथ, और माउथ में अराउंड आपका 30% फूड डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ योर टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ योर सलाइवरी अमाइलेज। आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। और बायोकेमिकल मेथड कैसे? जब वो फूड बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो उसमें ना जाने कितने तरीके के HCl एंजाइम्स, पेप्सिनोजन, ये वो काफ़ी सारे एंजाइम्स उस पर लगेंगे, तो एक किसी से केमिकल्स हुए सारे, तो उसके थ्रू भी आपका फूड का ब्रेक डाउन होता है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स? कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको दो चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। एक तो होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा उसी से संबंधित ग्लैंड, एसोसिएटेड मतलब संबंधित, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो एलिमेंट्री कैनाल वो पोर्शन है बॉडी का जहाँ से आपका फूड एंटर हुआ और जहाँ से आपका फूड एग्जिट हुआ। तो फूड जहाँ 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 पर भी जाएगा, उस पूरे पाइप को आप बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें इमेज को अगर आप गौर से देखें, तो इमेज को देखने के बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइक स्टार्टिंग में आपका माउथ है, माउथ के बाद ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आया, स्टमक के बाद नीचे ये गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्ट के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और एंड में एनएस के थ्रू बाहर। तो पूरी की पूरी ये जो पाइप है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। और अच्छे से समझने के लिए एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम बॉडी से बाहर निकाल के देखें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, ये आपका बकल कैविटी है। स्टार्टिंग में बकल कैविटी के बाद में नीचे आया आपका ईसोफेगस वाला स्ट्रक्चर। ईसोफेगस से ये चीज़ डायरेक्ट जा रही है आपके स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद में ये चीज़ गई है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन से, ग्रीन वाला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में नीचे डायरेक्ट ये रेक्टम से आउट। अब ये चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन साथ में ये चीज़ें अलग अलग कलर की दिख रही हैं, नीले रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की, ये क्या चीज़ें हैं?
ये बेसिकली है आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स है जो कि खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। कैसे, आगे जानेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे नेमिंग करें अगर हम, तो ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये होता है लिवर। लिवर, ये पोर्शन लिवर के अंदर जो है ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बाद में ये नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है स्टमक के बीच में, ये कहलाता है पैंक्रियास। और ये सारे के सारे ग्लैंड्स ही हैं। सो ये थी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, कुछ इस तरीके से दिखती है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एलिमेंट्री कैनाल। So alimentary canal begins with the anterior opening of the mouth and it open out the posteriorly through the anus. एंटीरियर ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पोस्टीरियर ओपनिंग मतलब एग्जिट कहाँ से हो रहा है। तो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है माउथ से और एग्जिट होता है एनस से। माउथ में होती है बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी है द नंबर ऑफ टीथ एंड द मस्कुलर टंग। अब ओरल कैविटी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या होता है ओरल, मतलब मुंह के अंदर क्या क्या होता है। दांत होते हैं, टंग होती है, बेसिकली यही चीज़ होती है। अब टूथ की बात करें यहाँ पर, एक दांत की बात करें अगर हम, तो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ अ जॉ बोन। ये देखिए, ये बेसिकली यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये बोन दिख रही है। ये बोन कौन सी बोन है, जॉ बोन। उसी में ये चीज़ एम्बेडेड होगी। ये आपके ऊपर का दांत का हिस्सा है और ये पूरा इसमें एम्बेडेड होगा। दांत में ऊपर में क्या क्या देखने को मिलता है, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये, इसे बोलते हैं क्राउन। ठीक है, इस क्राउन में भी ये वाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाइट वाइट वाली लेयर है, ये होती है एनिमल। एनिमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। और ये एनिमल लेयर जो है ये बेसिकली एमाइलोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं, उनके थ्रू सीक्रेटेड होती है, वहाँ पे उनके थ्रू सीक्रेट की जाती है बेसिकली। और कंपोनेंट बात करें अगर हम इसकी, बनी किसकी होती है, तो बेसिकली कार्बोनेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, कार्बोनेट फॉर्म से मिलकर बनी होती है। आगे की बात करते हैं तो उसके नीचे होती है डेंटाइन लेयर। डेंटाइन लेयर में कुछ नहीं होता है, लेकिन डेंटाइन लेयर के नीचे अगर हम आते हैं वो होता है पल्प वाला हिस्सा। पल्प वाले हिस्से में बेसिकली आपके नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब भी दांत में पेन होता है ना, जैसे कि किसी के दांत में बोलते हैं एक तरीके से कीड़ा लग गया, तो वहाँ पे कीड़ा लगने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप दांत को निकाल के देखे हुए तो उसमें से कोई कीड़ा निकलने वाला है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि एनिमल जो लेयर होती है ऊपर की लेयर, वो डैमेज हो जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व किसके थ्रू होती है, एसिड से, बेसिकली एसिड से होती है डिज़ोल्व। तो इसीलिए आपने गौर किया होगा जो आपके टूथपेस्ट आते हैं वो बेसिकली एल्कलाइन नेचर के होते हैं। आपका सलाइवा जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ताकि आपने जो कुछ भी खाया पिया है, वो खाना पीना आपके दांतों में लगा हुआ है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करके एसिड्स बनाएंगे, एसिड्स रिलीज करेंगे। तो वो एसिड से आपके एनिमल ख़राब ना हो जाए, हर चीज़ का इंतज़ाम नेचर ने पहले करके भेजा है। फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा रूट, जो दांत की जड़ बोलते हैं, जिसको हम रूट बोलते हैं। और नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो हम एक तरीके से हम एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं, उसकी दांत के अंदर क्या होता है। अब यहाँ पर आइए मज़ेदार चीज़ जो कि याद रखनी है, दैट इज ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ अ जॉ बोन। जैसे कि अभी हमने देखा लास्ट इमेज में कि जॉ बोन में वो चीज़ धसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है, एक सॉकेट पहले से ही बना हुआ होता है और उस सॉकेट के अंदर वो दांत जो है वो फिक्स्ड होता है। सो जब दांत जॉ बोन के अंदर बने सॉकेट में फिक्स्ड होता है, इस टाइप के अटैचमेंट, इस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ टीथ को हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट टीथ। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल जो होते हैं उनमें बेसिकली, और देखो यहाँ पे थीकोडॉन्ट वाली बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखा है वो है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो आपको देखने को मिलते हैं मैमल्स, उसमें दांत दो बार निकलते हैं। एक तो जिनको बोलते हैं दूध के दांत, बेसिकली हिंदी में इसको दूध के दांत बोलते हैं। एक तो होते हैं टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ, ठीक है ना। और बाद में टूट करके वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ के साथ में।
तो बेसिकली देखो ना, दो सेट हो गए ना, एक तो मिल्क वाला टीथ हो गया, एक हो गया परमानेंट टीथ। तो इस टाइप के अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायफायोडोंट। डाई मतलब दो, फायोडोंट मतलब निकलना एक दो बार। सो डायफायोडोंट, दो बार निकलना, दो बार दांत निकलते हैं, दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। इसके साथ साथ एडल्ट के पास में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के टीथ होंगे। तो अलग अलग का मतलब होता है हेट्रो, अलग मतलब हेट्रो, डॉन्ट मतलब टीथ। तो बेसिकली अगर हम बोले यहाँ पर ह्यूमन हैव, किस टाइप के टीथ होते हैं? ह्यूमन हैव विच टाइप ऑफ टीथ? ह्यूमन हैव डायफायोडोंट, थिकोडोंट एंड हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ये इसका पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होगा कि इंसान में किस तरीके के दांत देखने को मिलेंगे। थिकोडोंट सॉकेट्स में धसे हुए, डायफायोडोंट दो बार निकलेंगे, और साथ ही साथ हेट्रोडोंट कंडीशन में होंगे। और वो हेट्रोडोंट कंडीशन कौन कौन से होंगे, किस किस टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICPM, आई इंसाइजर, C केनाइन, PM प्रीमोलर और M मोलर। सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है 2123 2123। वो क्या चीज़ है, वो क्या फॉर्मूला है? अगर हम इंसान के दांतों को, ह्यूमन के दांत को का जो ओरल कैविटी है उसको दो पार्ट में सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड कर दें, यानी हाफ, एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये होगा, एक हाफ ये हो गया, मतलब इंटू फोर, चार है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, फॉर्मूला था हमारा 2123 अपॉन 2123। अब ये कैसे आया? सबसे पहले था 2 से आई सी, आई एम सॉरी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था। हाँ, तो हम थे 2123 अपॉन 2123 पे। सो 2123 में 2 था हमारा आई मतलब इंसाइजर, नेक्स्ट वन सी कैनाइन, नेक्स्ट 2 PM प्रीमोलर एंड नेक्स्ट 3 इज मोलर। तो अगर हम अपने हाफ जॉ की बात करें तो इस हाफ जॉ में दो तो मिलेंगे हमको, ये दो जो हैं ये होंगे इंसाइजर, ठीक है। नेक्स्ट वन होगा कैनाइन, देखते रहे ना, टू, पहले वाले टू, नेक्स्ट इज सी जो कि वन होगा, PM ये भी दो होंगे देखने को मिलेंगे, ये दो हो गए, दो PM एंड थ्री, एक दो तीन, थ्री हो गए आपकी कैनाइन। ये हाफ है, ऐसा ही हाफ इधर होगा, और अपॉन में क्यों किया, मतलब नीचे भी ऐसा होगा। सो 2123 अपॉन 2123 अगर आप टोटल को कंटिन्यू करेंगे तो ये ऊपर का हाफ जो हो गया, इसी को मल्टीप्लाई बाय टू कर दो आप, और इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दो। तो बेसिकली मतलब टू का मल्टीप्लाई इसको असली में टू मत कर देना वैसे करके, है ना, इसमें देखेंगे जैसे हम। तो क्या होगा, टू तो यहाँ पर जो बात करें हम इंसाइजर की, तो इंसाइजर होंगे फोर ऊपर के उसमें, फोर इंसाइजर, एक दो तीन चार, फोर इंसाइजर्स हैं। कैनाइन की बात करें, इंटू टू हो गया तो टू हो गया, टू कैनाइन है, टू इंटू टू फोर, फोर यहाँ पर प्री मोलर हैं, और टू इंटू थ्री सिक्स मोलर है। ऊपर के दांत में आपके छः मोलर होंगे। अब यहाँ पर ये गलती मत करके आ देना 4246 अपॉन 4246, वो चीज़ गलत होगी। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं है उसका, ये हाफ हाफ जॉ का ही फॉर्मूला निकलता है हमेशा। तो 2123 अपॉन 2123 इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन डेंटिशन। आगे बात करें तो टंग के बारे में लिखा हुआ है कि टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है जो, इसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम। फ्रेनुलम वो हिस्सा है जिससे आपका बेसिकली ये टंग जो है, लोअर नीचे जो आपका स्ट्रक्चर है, लोअर सरफेस, उससे अटैच्ड है, ओरल कैविटी से अटैच है बेसिकली। सो ये तो नीचे हिस्से की बात हो गई। टंग के ऊपर हिस्से की बात करें अगर हम, तो टंग के ऊपर हिस्से में स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैपिले, और इन्हीं पैपिले में बेसिकली आपके टेस्ट बड्स होते हैं।
द ओरल कैविटी leads to a short pharynx which serve as a common passage for food and air. अब बात करें फेरिंग्स की। सो बेसिकली ये चीज़ तो सबको पता है कि हमारी बॉडी में दो पाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप, ठीक है ना। पहले बचपन में पढ़ते थे हम फूड पाइप और विंड पाइप, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आए तब हमने उसको बोलना शुरू स्टार्ट किया। फूड पाइप को बोलते थे ईसोफेगस और विंड पाइप को बोला हमने ट्रेकिया। सो अब ये दोनों के दोनों चीज़ें बकल कैविटी में जुड़ी हैं और दोनों रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग का कोई रास्ता ऐसा भी होगा जहाँ पर ये दोनों रास्ते जुड़ते हों, मतलब ओपनिंग ऐसी होगी जहाँ से वो दोनों चीज़ें डिवाइड कर रहे हों, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस वो हिस्सा होता है जहाँ पर ये दोनों, इन दोनों का कॉमन पैसेज होगा बेसिकली, उसको बोलते हैं हम, सॉरी एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, क्या कि जो ओपनिंग होगी वो ग्लॉटिस नहीं होगी, वो ओपनिंग होती है फेरिंग्स। ओरल कैविटी लीड टू अ शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स आपका वो स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे आपका विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स आकर के जुड़ते हैं। सो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों आकर जुड़ते हैं। जो फूड पाइप होता है बेसिकली, फूड पाइप जो होता है उसी के बराबर में लगा होता है विंड पाइप। सो अब यहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया था एपिग्लॉटिस, कार्टिलेजिनस फ्लैप। यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। आई थिंक इसको हम इमेज के थ्रू देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये ऊपर है एपिग्लॉटिस, एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप। ये ओपनिंग है हमारा ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। सो विंड पाइप में अगर खाना जाएगा तो प्रॉब्लम होगी ना। तो फूड की एंट्री इनटू द विंड पाइप, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा देखे हुए ट्रैकिया है, और ये हिस्सा होगा ग्लॉटिस। मतलब ग्लॉटिस, ये कट सा लग रहा है ना जो, ये ग्लॉटिस नहीं है, ये हिस्सा जो है बेसिकली ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया ओपन कहाँ से है, ये विंड पाइप ओपन कहाँ से है, यहाँ से, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ग्लॉटिस। तो ये कार्टिलेजनस का फ्लैप एपिग्लॉटिस, जब खाना आएगा, ये हमारी बकल कैविटी ओल कैविटी है, जब यहाँ से खाना आया और यूं जा रहा होगा, तो यूं जाने की वजह से ये जो चीज़ है इस पे ऐसे कवर हो जाएगा। एपिग्लॉटिस इसको अच्छे से कवर कर देगा ताकि जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो एपिग्लॉटिस का काम सही से नहीं हो पाता, तो आपने देखा होगा कि एकदम से जब खाना विंड पाइप में चला जाता है तो एकदम से खांसी उठ जाती है, एकदम से खांसी आ जाती है, ताकि वो खाना जो है बाहर आ जाए। तो एपिग्लॉटिस का काम यहाँ पर यही है कि खाने को वो जो है सही पोजीशन में, सही डायरेक्शन में मूव करता है ताकि वो डायरेक्ट जो है कहाँ जाए, फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। A cartilaginous flap called the epiglottis prevent the entry of the food into the glottis. Glottis मतलब opening of a windpipe यानी opening of a trachea during the swelling। खाना जब हम अंदर ले जाते हैं, ईसोफेगस इज अ थिन, अब वो चीज़ जो है आगे जाती है। खाना कहाँ जाएगा, हमें विंड पाइप से मतलब ही नहीं है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों, हम रेस्पिरेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम अभी खाने के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एलिमेंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि खाना किस किस जगह से मूव करेगा। हाँ, हमने देखा कि खाना जो है स्टार्टिंग फेरिंग से करता है और उसी के बराबर में होता है एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस। तो वो चीज़ हमने पढ़ ली, लेकिन उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ट्रैकिया के अंदर नहीं जाएंगे, हमको जाना है ईसोफेगस में। क्यों, क्योंकि हमारा खाना वहीं के थ्रू मूव करेगा। सो एक लॉन्ग ट्यूब होती है फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, जो कि होता है ईसोफेगस, और यहाँ पर ईसोफेगस से वो डायरेक्ट जा कर के जुड़ता है एक जे टाइप बैग में जिसको हम कहते हैं स्टमक। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि खाना जब ईसोफेगस के थ्रू बॉडी में, यानी स्टमक की बॉडी में, स्टमक में जब जाएगा, तब वो करेगा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, आधे लोगों को तो सुनकर ही चक्कर आ गया होगा कि कैसा खतरनाक सा वर्ड है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। एक्चुअली कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जैसे हमने बोला, ये है हमारा ईसोफेगस। तो खाना जब यहाँ से जाएगा ना, तो वो इस फॉर्म में, अभी खाना यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो ये मूवमेंट जो होगा ना, ऐसे 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 के मूवमेंट होगा, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और ये कहाँ जाके जुड़ता है ईसोफेगस, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर, ये देखो, जे शेप। स्टमक का शेप क्या दिख रहा है, जे शेप जैसा दिख रहा है स्टमक।
बेसिकली। अब क्या हुआ कि खाना हमारा स्टमक में आ चुका है, तो बेसिकली ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से खाना कुछ बीच में कोई बैरियर ही ना हो, बस खाना आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है और स्टमक भरता जा रहा है भरता जा रहा है भरता जा रहा है। मतलब ऊपर से खाना नीचे आ रहा है, अगर हम उल्टे हो गए तो खाना अंदर से बाहर भी आ जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर से भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर ईसोफेगस जब स्टमक से कनेक्ट होता है तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब ऐसा ये फ्लैप समझ लीजिए, जैसे एपिग्लॉटिस पढ़ा था हमने, कार्टिलेजियस फ्लैप होता है, ऐसे फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं स्फिंक्टर, जो कि किसी भी चीज़ की, बेसिकली खाने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक ही साइड का मूवमेंट करेगा, अलाउ, या तो इस साइड से उस साइड या फिर उस साइड से इस साइड। सो बेसिकली यहाँ पर जो स्फिंक्टर देखने को मिलेगा वो होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में। सो स्टमक के भी अलग अलग पोर्शन हो गए यहाँ पर। अब वैसे स्टमक लोकेट कहाँ पर होता है? अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन में अपर साइड में, लेफ्ट साइड में अपर साइड में आपका जो स्टमक है वो मिलता है। फॉर इमेज कंसल्ट करने के लिए ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह देखने को मिलता है। अपर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है यहाँ पर? जे शेप बैग दिख रहा है, स्टमक है। और इस स्टमक के भी अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डिक पोर्शन, एक होता है फंडिक पोर्शन, और एक होता है पाइलोरिक पोर्शन। चलिए इसको इमेज से टैली करते हैं एक बार। ये पोर्शन जहां से आपका ईसोफेगस कनेक्टेड है, जहां से ईसोफेगस कनेक्टेड है, ये पोर्शन कहलाता है कार्डिक पोर्शन। उसके नीचे नीचे वाला पोर्शन जो होता है, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे अगर आप, तो ये वाला पूरा पोर्शन कहलाता है आपका फंडस पोर्शन। और फंडस पोर्शन के बाद में बीच का पोर्शन तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट का पोर्शन जहाँ से अभी कनेक्टेड होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है पाइलोरिक स्ट्रक्चर या पाइलोरिक रीजन। और जैसा कि स्टमक में खाना आता है जब, तो ऊपर ईसोफेगस में यहाँ पर कनेक्ट होता है ईसो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। तो खाने की एंट्री इन द स्टमक is guarded by esophageal structure, and the खाने की exit from the stomach is guarded by a sphincter। जब खाने की एंट्री गार्ड कर रहा है कोई स्फिंक्टर, तो खाने की एग्जिट भी तो गार्ड होगा कि ऐसा ना हो कि वापस इंटेस्टाइन में से खाना स्टमक में आ जाए। सो वो स्ट्रक्चर जो कैरी करता है ये फंक्शन कि स्टमक से खाना वापस, स्टमक में खाना वापस ना आ जाए इस इंटेस्टाइन से, तो कहाँ मिलता है? वो देखने को मिलता है पाइलोरिक रीजन में। और क्योंकि वो पाइलोरिक रीजन में देखने को मिलता है, इसलिए उसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। किसके बीच मिलेगा देखने को? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बीच में। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर चुके हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी अलग अलग, जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़े हमने स्टमक के बारे में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी अपने अलग अलग होंगे। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टमक से अटैच होगा, वहाँ पर ये शी सी शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं डिडनम। ये यहाँ पर स्टमक खत्म, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट, तो ये यहाँ पे सी शेप का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये फर्दर कनेक्ट होगा आगे ऐसे करके, तो ये सी शेप का स्ट्रक्चर जो इसने बनाया है, इसी को हम बोलते हैं डेवडेनम। अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन कॉल्ड जेजनम। बीच का पूरा मिडल पोर्शन जो कि कॉइल्ड फॉर्म में है, इसको बोलते हैं जेजनम। और उसके नीचे आते हैं तो और ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं इलियम। ये वाला पोर्शन है ना, बिल्कुल और ज़्यादा कॉइल्ड है। इसमें देखने को नहीं लग रहा होगा कॉइल्ड, लेकिन बेसिकली और ज़्यादा कॉइल्ड होता है वो। ठीक है, इसको बोल लेंगे हम इलियम। और अगर इंटेस्टाइन की असली इमेज देखें तो कुछ ऐसी दिखती है। अरे यार, ये क्या दिखा दिया! बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, देखने की आदत डालो ये सब चीज़ें। इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये रियल इमेज है बेसिकली। और इसमें ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है
ये सब स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब फैट टिश्यूज वगैरह हैं जो कि इसको आपस में कनेक्ट रखता है ना। ये सब हाईली कॉइल्ड पोर्शंस जो हैं ये वो हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इन द डिडनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। इलियम, इलियम की बात करते हैं तो इलियम ओपन्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन। स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी, बकल कैविटी यानी माउथ वाला पोर्शन, वो कनेक्टेड है हमारे ईसोफेगस से, और गार्ड कौन करता है इसको, एपिग्लॉटिस, ताकि खाने की एंट्री हमारे विंड पाइप में ना चली जाए। अब वो ईसोफेगस जो है नीचे आकर के कनेक्टेड है स्टमक में, और स्टमक में गार्डेड है एक स्फिंक्टर से जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, ताकि खाना बैक ना मार जाए। क्योंकि एंट्री गार्डेड है तो एग्जिट भी गार्डेड होगी, तो एग्जिट गार्डेड होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से, जहाँ पर हमारा स्टमक डी शेप्ड सी शेप्ड डिडनम से कनेक्ट होगा। वो एरिया भी गार्डेड होता है हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर से। आगे बात करते हैं, तो वो चीज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद में हमारा आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद में नेक्स्ट चीज़, इंटेस्टाइन कहाँ कनेक्ट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन कनेक्ट होता है, जो सबसे लास्ट में पोर्शन आता है। सबसे लास्ट में कौन सा पोर्शन आता है, इलियम आता है। इलियम पोर्शन इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। और जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर ये एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन बनाता है। एक वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो कि अब किसी काम का नहीं है, किसी ज़माने में होता हुआ किसी काम का, लेकिन अब किसी काम का नहीं है। क्या काम था पहले ज़माने में, यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते थे जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं है, तो अब वो बेकार ऑर्गन है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इस लार्ज इंटेस्टाइन को आप एक चीज़ और बोलते हो, कोलोन। ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ अ 3 पोर्शन, सीकम या सीजम बोल लो इसको, कोलोन और रेक्टम, ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोलोन की बात करें तो कोलोन भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। जैसे कि ये पोर्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कोलोन, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग कोलोन। और ये लास्ट वाला पोर्शन जो है डिसेंडिंग कोलोन, ये जुड़ा होता है एक रेक्टम से, और रेक्टम के बाद में आता है एनस, और एनस से हमारा जो भी खाया पिया मटेरियल है वो बॉडी से बाहर। एक चीज़ का डिस्कस हमने नहीं किया यहाँ पे, सीकम। सीकम कहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पास में ही देखने को मिलेगा, इस वाले पोर्शन में सीकम होगा। और यहाँ पर सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम था मायो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एसोसिएशन, लेकिन वो जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से निकल करके सीकम में आ जाते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन दे, ऑप्शन में दे क्वेश्चन कि किस जगह पर आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऑप्शन पाइलोरिक रीजन, ड्यूडेनम रीजन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर सीकम। आंसर इज सीकम। ये तो इनका ओवरव्यू स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या, किसके बाद क्या आता है। क्या अब हम बात करेंगे उसकी डिटेल स्टडी की, मतलब इंटरनल और अंदर जाएंगे और इंटरनली बात करेंगे। फ्रॉम ईसोफेगस, बगल कैविटी को छोड़ देते हैं, ईसोफेगस से स्टार्ट करके और रेक्टम तक की बात करें हम, मतलब ईसोफेगस और रेक्टम, बगल कैविटी छोड़ दें और एनस छोड़ दें। ठीक है ना। तो ईसोफेगस टू रेक्टम, यहाँ पर हमको 4 लेयर देखने को मिलती हैं। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल तो आपका माउथ टू एनस होता है, लेकिन माउथ टू एनस वाली एलिमेंट्री कैनाल में से माउथ छोड़ दें, बकल कैविटी छोड़ दें और एनस छोड़ दें, उसके बीच का जितना ही पोर्शन होगा बचा क्या, ईसोफेगस से रेक्टम तक का। तो वो पूरा का पूरा रीजन जो है वो 4 टाइप की लेयर से देखने को मिलेगा बना हुआ, जो कि नाम है उनका सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। जैसे कि 2 लेयर तो नाम ही बता रही है, म्यूकोसा, म्यूकस, म्यूकस से रिलेट करेंगे ये बेसिकली। सेरोसा इज अ आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ अ थिन मीजोथीलियम। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, मीजोथीलियम, एपिथीलियम बेसिकली।
इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको कि ये मीजोथेलियम से बनी होती है या क्या चीज़। इस चीज़ को हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। ये चीज़ डिस्कस करेंगे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स या इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर है बेसिकली। वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन सी लेयर कहाँ होती है, कौन सी लेयर क्या होती है, वो सब चीज़ें। सो अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि बेसिकली जो होगा, ये सेरोसा लेयर जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और बनी हुई होती है मीजोथेलियम की। और मीजोथेलियम क्या होती है? एपिथेलियम होती है विसरल ऑर्गन्स की। जो ऑर्गन्स अंदर देखने को मिल रहे हैं उनकी एपिथेलियम होगी, उसको बोलते हैं मीजोथेलियम। उसके बाद की बात करें तो मस्कुलरिस आती है। मस्कुलरिस बनी हुई होती है स्मूथ मसल से और यूजुअली अरेंज इनटू द इनर सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। जैसे कि बात करते हैं हम कि ये हो गई हमारी आउटर मोस्ट लेयर, कौन सी? सेरोसा। ठीक है। अब इस सेरोसा लेयर के अंदर अंदर आएगी मस्कुलरिस लेयर। ठीक है। अब ये मस्कुलस लेयर भी ना, देखो ऊपर वाली रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये तो हो गया सेरोसा। और सेरोसा से लेकर के ये बीच वाले के बीच का पूरा पोर्शन जो है ये होती है मस्कुलरिस लेयर। और ये मस्कुलस लेयर भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे पार्ट में डिवाइड होती है? दो पार्ट में डिवाइड होती है कि इसमें ऊपर तो होते हैं आपके सर्कुलर सेल्स। जो सेल्स देखने को मिलेंगे वो ऐसे होंगे, सर्कल की शेप में सर्कुलर सेल्स होते हैं। थोड़ा डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए थोड़ा दोबारा से बनाते हैं कि ये अपर मोस्ट लेयर मैंने बोला था वो थी सेरोसा लेयर। सेरोसा लेयर के बाद में हमारी अंदर वाली लेयर जो थी वो थी मस्कुलरिस लेयर। और मस्कुलरिस लेयर कहाँ से कहाँ तक की थी? ऊपर से लेकर के पूरे बीच में जो भी लेयर है ये होती है हमारी मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। जो मस्कुलर की आउटर वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर जो है ये तो बनी हुई होती है सेल्स, राउंड सेल्स, ओवल सेल से। इस टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जो नीचे वाली लेयर होगी इसकी, ये वाली लेयर की बात करें अगर हम, तो ये वाली लेयर बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल सेल से, मतलब इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात क्या है? अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। एनसीईआरटी है, जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। जबकि डायग्राम आप एनसीईआरटी का देखोगे ना तो साफ दिख रहा है उसमें कि ऊपर वाली लेयर जो है वो सर्कुलर है और अंदर वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को दिख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी ने दिख रखा है कि ऊपर वाली लेयर जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर और बना रखा है सर्कल। तो जो डायग्राम एनसीईआरटी में जैसा है हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, हमको ऐसे का ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सो मस्कुलर लेयर के बाद में हमारी आती है सब म्यूकोसा लेयर। ये बनाई हमने सब म्यूकोसा लेयर। कौन सी वाली? ये वाली लेयर जो है ये है हमारी सब म्यूकोसा लेयर। ओके। और लास्ट लेयर जो है वो होगी हमारी कौन सी? म्यूकोसा लेयर। सबसे एंड में म्यूकोसा लेयर कौन सी? ये वाली लेयर म्यूकोसा, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? बेसिकली म्यूकस। सो इन लेयर्स का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। तो अरेंजमेंट तो याद कर लिया, अब हम बात करेंगे कि कौन सी लेयर में क्या चीज़ देखने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है सेरोसा लेयर में आपको देखने को मिलता है सम कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलर लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। इनर सर्कुलर लेयर और आउटर सर्कुलर लेयर में डिवाइडेड होती है। और कहीं कहीं पर एक दूसरी लेयर भी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर, जो कि दूसरे दूसरे रीजन्स में भी बेसिकली प्रेजेंट हो सकती है। कहीं और कहीं की बात करें, एलिमेंट्री कैनल में अलग अलग रीजन्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कहीं पर एक लेयर और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है जो होती है ऑब्लिक मसल लेयर।
सब म्यूकोसा लेयर जो है हमारा फॉर्म ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इस लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल। इंपॉर्टेंट लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है सब म्यूकोसा लेयर, जिसके अंदर सारे की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, नर्व्स, ब्लड्स, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स अलग अलग नहीं है, ये एक है लिम्फ वेसल्स। अगर हम ड्यूडेनम वाला हिस्सा जो था हमारा सी शेप्ड हिस्सा जो था, जो कि स्टमक से कनेक्टेड था नीचे, वहाँ की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पर जो सब म्यूकस प्रेजेंट होगी ना, उसमें ग्लैंड होंगे, उसमें ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे जो सब म्यूकोसा होगी ड्यूडेनम में। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि फ्लूइड से या किसी और चीज़ से भरा हुआ हो, बॉडी के अंदर का खाली हिस्सा। लाइक आपकी नोज की एंट्री, जी नहीं, कौन से फ्लूइड से भरी है? म्यूकस से भरी तो है, लेकिन पूरी थोड़ी भरी है, चारों तरफ से कवर थोड़ी है, उसको ल्यूमन नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पे ल्यूमन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आपकी आर्टरी का, आपकी वेन का, कि अंदर जो हिस्सा होगा जिसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा होगा, और ब्लड फ्लो करते 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 जो एरिया होगा वो होगा ल्यूमेन, जो कि उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। सो स्टमक का ल्यूमेन जो होगा वो म्यूकोसा लेयर से लाइन करा हुआ होगा, जिसमें अगर हम इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइन में, स्टमक में देखो, स्टमक में और इंटेस्टाइन में दोनों में ही अलग अलग फोल्ड देखने को मिलेंगे। अगर जो फोल्ड हमको इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं विलाई। कैसी दिखती हैं? ऐसी दिखती हैं। ये विलाई की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे ही स्ट्रक्चर जब आपको स्टमक के अंदर देखने को मिले, तब उसको हम बोलते हैं र्यूगे। र्यूगे कह लो, रगे कह लो, जो कुछ भी कह लो, क्या कहते हैं? र्यूगे। बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाले फोल्ड नोन एज विलाई, स्टमक के अंदर मिलने वाले फोल्ड नोन एज र्यूगे। और ये र्यूगे कौन से वाले लेयर से फॉर्म होते हैं, या विलाई कौन से वाली लेयर से फॉर्म होती है? सबसे अंदर वाली लेयर जो होगी ऑब्वियसली, कौन सी? म्यूकोसा। एनसीईआरटी बुक में गिवन भी है, फिगर 16.5 में देखना चाहो तो देख सकते हो। अब जो विलाई हमने पढ़ी है, अभी हमने विलाई की इमेज देखी, इस विलाई में क्या होता है कि विलाई के अंदर विलाई होती है। कैसे? जैसे कि हमने बात करी कि ये विलाई होती है हमारी, तो इस विलाई में भी ऊपर यहाँ पर, ये तो एक प्रोजेक्शन हो गया बेसिकली, ओके, ये एक प्रोजेक्शन हो गया आपका। इस एक प्रोजेक्शन के बावजूद यहाँ पर भी आपको छोटे 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 इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ओके। सो विलाई के ऊपर विलाई नोन एज माइक्रोविलाई, ये है आपकी विलाई। और विलाई के अंदर मिलने वाला छोटे छोटी विलाइस बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो कि इनको देता है एक ब्रश बॉर्डर अपीरियंस, मतलब ब्रश जैसा देखने को मिलता है, लगता है। अब इंटेस्टाइन के सरफेस को अगर माइक्रोस्कोप में रखकर देखा जाए ना, तो कुछ इस तरीके का इमेज देखने को मिलता है, जिसमें से कि ये है विलाई, ये विलाई हैं इसमें अलग अलग, जो कि इनका बेसिकली काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना। अब नॉर्मली ये यूँ होता, और नॉर्मली ये इस तरीके से, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका, ताकि खाने में जो भी हमारा खाना एब्जॉर्ब होने वाला है, वो खाना एब्जॉर्ब होए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हम कौन सी लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं अब तक? ये सब का सब हम पढ़ रहे हैं म्यूकोसा लेयर के बारे में। तो म्यूकोसा लेयर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, तो म्यूकस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल मिलते हैं, और गॉबलेट सेल का काम होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। और ल्यूब्रिकेशन किस सब्सटेंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं? वो म्यूकस के थ्रू, क्योंकि म्यूकोसा लेयर है तो म्यूकस से उसको सीक्रेट करना ही था। साथ ही साथ म्यूकोसा लेयर जो है अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स भी फॉर्म करती है, जैसे कि ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बेसिकली, जो कि स्टमक में देखने को मिलेंगे। इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लिम्बर्गन देखने को मिलेंगे।
मतलब कहने का मतलब ये है, ये 4 लेयर तो मिलेंगी ही बेसिकली हर जगह एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन ऑर्गन में जिस जिस ऑर्गन में जाएंगी ये, तो उस ऑर्गन के मुताबिक वहाँ पे अलग अलग मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा उसमें। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन की ही अगर हम बात करते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम इस माइक्रोस्कोपिक इमेज को देख रहे हैं, जैसे कि ये तो इसमें अलग अलग विलाई हो गई हैं अलग अलग, और उसी के अंदर ही यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है, ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स होती हैं बर्नर्स सेल्स, या तो बर्नर्स ग्लैंड कहते हैं उसको, BRUNNERS, BRUNNERS, बर्नर्स ग्लैंड। अब इनका काम क्या होगा, ये बेसिकली एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, क्योंकि जो खाना, जो हमारा काइम बोलेंगे हम इसको, बेसिकली फूड को हम काइम बोलते हैं, जब स्टमक से खाना आता है, जो फूड आता है मिक्स विद अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये वो, तो एसिडिक नेचर का हो जाता है, क्योंकि HCl भी होता है वहाँ पर स्टमक में, और उसका पीएच कितना होता है 1.8, बहुत ज़्यादा हाई पीएच होता है स्टमक के अंदर। तो स्टमक को बचाने के लिए भी यहाँ पर म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकोसा लेयर जो होती है म्यूकस कोटिंग करती है, ताकि पीएच, इतना हाई पीएच से बच सके स्टमक। सो बात कर रहे थे हम ब्रनर ग्लैंड की, तो ब्रनर ग्लैंड जो है एल्कलाइन मीडियम सीक्रेट करती है, और एल्कलाइन का मतलब एक तरीके से बेसिक होता है, तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जो काइम, जो फूड मिक्स विद अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम्स जब वो आता है इंटेस्टाइन में, तो वहाँ की सेल्स जो है वो, ब्रनर्स ग्लैंड जो हैं, वो एल्कलाइन मीडियम सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि जो आने वाला जो काइम है वो न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि भले ही इंटेस्टाइन में भी आपको म्यूकोसा लेयर देखने को मिलती है, लेकिन वो म्यूकोसा लेयर वहाँ पे म्यूकस सीक्रेट नहीं करती है, वहाँ पर तो अब एब्जॉर्प्शन का काम होगा ना। मतलब कहने का मतलब वही है, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन था कि एलिमेंट्री कैनाल की ये चारों लेयर अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं, मिलेंगी सब में लेकिन मॉडिफाइड हो के। सो आई थिंक इट्स अ टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम यू। आज हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर, जिसके बारे में हमने कंप्लीट करा, जिसमें कंप्लीट करा हमने एलिमेंट्री कैनाल। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में।